हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यशस्वी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 18 पे आ चुके हैं, अलजेब्रा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले तो हम अलजेब्रा के महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो महत्व क्या है अलजेब्रा का भाई? बीजगणित पर आधारित 2 या 3 प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर रहा है। स्पष्टतया यह अध्याय विशेष समय और अभ्यास के साथ तैयारी किया जाना चाहिए। तो प्रश्नों की व्यापकता हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न विभिन्न विभिन्न बीजगणितीय व्यंजकों, समीकरणों जैसे द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, व्युत्क्रम आदि पर आधारित या समीकरणों के ग्राफीय निरूपण पर आधारित होते हैं तथा आपसे चर का मान निकालने या समीकरण की सत्यता के परीक्षण की अपेक्षा की जाती है, तो उम्मीद की जाती है। तो इसे हल करने का मूल मंत्र क्या है, इसे हम जान लेते हैं। इस अध्याय के प्रश्नों हेतु सभी नियमों सूत्रों को अच्छी प्रकार कंठस्थ करने एवं लगातार अभ्यास से आपकी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि लगातार अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो चलिए नियम नंबर 1 के बारे में जानते हैं। तो नियम नंबर 1 तो ये आपको पता ही होगा कि a+b का वर्ग a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार से यदि हम a का वर्ग प्लस b का वर्ग याद करते हैं तो ये बचा हुआ 2ab है, उसे हम लेफ्ट हैंड में भेज देते हैं तो माइनस में चला आता है। ठीक है, तो इधर भेज देंगे तो यह माइनस में चला आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर a प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, इसी प्रकार से a माइनस b का वर्ग, सिर्फ देखिए दोस्तों यहाँ पर b के आगे नेगेटिव चिन्ह है, तो a का वर्ग b का वर्ग माइनस 2ab सिंपली a प्लस b का ही रूप है, परंतु b के स्थान पर माइनस भी रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस 2ab आ जाएगा। a का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होगा a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इसी प्रकार से a का वर्ग प्लस b का वर्ग फाइंड करेंगे यहाँ से, तो इधर तो प्लस, जब माइनस 2ab को हम लेफ्ट में भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ से a माइनस b का वर्ग प्लस 2ab बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग आ जाएगा। तो चलिए रूल नंबर हम 3 के बारे में जानते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक रूल है, ये तो कक्षा 8 में या इससे नीचे आपने पढ़ा होगा। तो चलिए रूल नंबर 2 के बारे में जानते हैं। a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग यदि हम जोड़ते हैं, ठीक है, यदि हम a प्लस, यहाँ पर देखिए यदि हम a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग जोड़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे यह जो है प्लस 2ab यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस 2ab है, तो ये तो माइनस प्लस जोड़ेंगे तो कट जाएगा, और यह यहाँ पर 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स b स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली ये रूल हमें यही बता रहा है कि यदि a प्लस बी का वर्ग करते हैं फिर a माइनस बी का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो यह माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। चलिए रूल नंबर 3 के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार से यदि हम घटाएंगे तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा 4ab। तो a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग बराबर होगा 4 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरा माइक तो कनेक्टेड है ना? यस, कनेक्टेड है। या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं
ए प्लस बी का वर्ग बराबर होगा, इसे हम राइट में भेजेंगे तो ए माइनस बी का वर्ग प्लस 4ab के बराबर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ए माइनस बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab हो जाएगा। तो चलिए रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। ए माइनस बी का वर्ग ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए कोष्टक ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी। ओके, तो चलिए रूल नंबर 5 के बारे में जानते हैं। ये रूल नंबर 5 जो है रूल नंबर 1 का विशिष्ट रूप है, जहाँ की बी का स्थान पर हम लोग 1/a पुट कर देते हैं तो हमें वही वाला रूल प्राप्त हो जाता है। बी के स्थान पर यदि हम 1/a पुट करेंगे ना, यहाँ पर देखिए बी का स्थान पर 1/a पुट करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 प्लस 1/a का वर्ग -2 होगा। तो यदि इसी को हम इस सूत्र में रख देते हैं इसमें, तो हमें यही प्राप्त हो जाता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर हो जाएगा वो ए प्लस 1/a का वर्ग -2 ये भी था, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम दोनों संख्याएं हैं तो कट के 1 आ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ओके, तो चलिए यदि यही हम या फिर इस प्रकार से भी ले सकते हैं, 2 को हम लेफ्ट में भेज देते हैं तो प्लस में आ जाएगा। बहुत आसान है। चलिए रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 6 वेरी इम्पॉर्टेंट है। ए का वर्ग ए की पावर 4 माइनस बी का पावर 4, तो हम इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ए की पावर 4 को ए स्क्वायर का वर्ग कर सकते हैं, इसी प्रकार से बी की पावर 4 को लिख सकते हैं बी की पावर 2 तो हम जानते हैं ऊपर मैंने पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी होता है। इसी प्रकार से जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा उसे भी स्पेंड कर देंगे तो हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए रूल नंबर 7 के बारे में हम जानते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग यह ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर होता है। या फिर इसे आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, यदि यहाँ से हम देखें कि यदि हम यहाँ से ए बी सी का वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमें यहाँ से इस पोर्शन को हम यदि लेफ्ट में भेज देते हैं तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग एज का तेज है, एज इट इज है, ठीक है। तो इसे माइनस में भेजा तो माइनस में हो जाएगा, -2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाता है। तो चलिए रूल नंबर नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। रूल नंबर ये कह रहा है कि यदि दो संख्याएं हैं योग में है उनका क्यूब करते हैं तो यह हमें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी कोष्टक में ए प्लस बी हमें प्राप्त होगा। यदि यहाँ से ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब फाइंड करते हैं तो इसे लेफ्ट में भेज दीजिए तो ए प्लस बी का क्यूब -3 ए बी कोष्टक में ए प्लस बी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से नियम नंबर 9 भी है, जहाँ बी बराबर -b पुट करना है तो यहाँ पर हमें ए माइनस बी का क्यूब बराबर हो जा रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3 ए बी कोष्टक ए माइनस बी, या फिर यहाँ से ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फाइंड करेंगे इधर प्लस में आ जाएगा -3 ए बी प्लस ए बी, तो यहाँ से ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी कोष्टक में ए माइनस बी। रूल नंबर 10 के बारे में चलिए जानते हैं। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, जब दोस्तों यहाँ से हम लोग इससे हल करेंगे ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर देखिए ए बी यहाँ से क्यूब है तो ए बी कॉमन मिल जाता है, यहाँ पर ए बी कॉमन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इससे हम ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब में ए प्लस बी तो कॉमन कर लिए। अब देखिए यहाँ पर पावर 3 है तो पावर 2 बची होगी और -3 ए भी बचा है,
तो ए प्लस बी का वर्ग मैंने पढ़ा कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab होता है। तो प्लस 2ab ए माइनस 2ab, तो ऐड करेंगे तो माइनस ab बच जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ab यहाँ पर आ जाता है। तो ये फार्मूला कहाँ से आया आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 11वां रूल भी है। तो 11वें रूल में सिर्फ ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, तो इसमें से हम माइनस ए बी कॉमन कर लेते हैं, तो वही रूल लगाएंगे तो हमें यहाँ पर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फाइंड हो जाता है। तो चलिए रूल नंबर हम 12 के बारे में जानते हैं। ए का क्यूब प्लस 1/, ए का क्यूब, यानी कि ये जो है ना, ये रूल नंबर 8 का विशिष्ट रूप है, जहाँ पर बी के स्थान पर हम 1/a पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ए का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब बराबर होगा, ए प्लस बी का क्यूब था तो बी के स्थान पर 1/a है, तो ए प्लस 1/a का क्यूब माइनस टाइम 3a प्लस 1/a। तो रूल नंबर हम 13 के बारे में जानते हैं। ए का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस का स्थान पर प्लस और प्लस का स्थान पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस 1/a का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए माइनस 1/a। यहाँ पर रूल नंबर 14 दिया गया है। यदि ए और इसका व्युत्क्रम 2 के बराबर है तो ए की पावर कितना भी कर लें हमेशा 2 के बराबर ही होगा। कैसे दोस्तों होगा, यदि आप ये भी जानना चाहते हैं तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। थोड़ा सा इसके लिए हमें जूम करना होगा ताकि लिखने में आसानी हो। इतना तो बहुत है ना। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। जब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम ए लेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम जब राइट में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इससे हम लेफ्ट में भेजेंगे तो माइनस 2a हो जाता है। ठीक है, 2a, और यह +1 तो है ही, तो +1, ये +1 है, बराबर क्या है प्राप्त हुआ, -2 को तो हमें लेफ्ट में भेज दिए, बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका फार्मूला है, ये -1 का फार्मूला है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये -1 के वर्ग के बराबर हो गया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये -वर्ग बराबर 0 हो गया। तो दोनों पक्ष में रूट ले लीजिए, तो यहाँ पर लेफ्ट में ए -1 बचेगा, लेफ्ट और राइट में वर्गमूल का यदि हम 0 का वर्गमूल लेते हैं तो 0 होगा, यानी कि ए -1 बराबर 0। तो हमें यहाँ से ए बराबर 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यदि ए और उसका व्युत्क्रम 2 के बराबर दिया गया है तो यहाँ पर ए का मान 1 होता है, और ए की पावर हम कितना भी कर लें निगेटिव में या फिर पॉजिटिव में हमेशा 1 के ही बराबर होता है। तो चलिए हम रूल नंबर नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 15 हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 2 है तो यदि a की पावर n माइनस 1/a की पावर n 0 के बराबर होगा। तो दोस्तों कैसे होगा इसके बारे में भी हम बता देते हैं। देखिए, मैंने पीछे सिद्ध किया कि a बराबर a प्लस 1/a है तो 2 के बराबर होता है, तो वहाँ पर a बराबर 1 था, तो यहाँ पर a की पावर n 1 के बराबर होगा, 1/a की पावर भी 1 के बराबर होगा। चूँकि a की पावर n 1 के बराबर होगा, 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऊपर 1 है तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपको जोड़ तो आता ही होगा।
तो चलिए हम रूल नंबर 16 के बारे में जानते हैं। यदि a प्लस 1/a 2 के बराबर है तो हमें फाइंड करना है a की पावर m प्लस a की पावर n किसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें a और b का मान a का मान 1 के बराबर होगा तो a की पावर कुछ भी कर लो, वह हमेशा पावर यहाँ पर अलग अलग है, सिर्फ भागाने के लिए दिया गया है। ठीक है, यदि m इक्वल टू नॉट n है या फिर इक्वल है तो भी हमेशा ये 2 के बराबर होगा, माइनस है तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 17 के बारे में जानते हैं। a प्लस 1/a बराबर 2 है तो a की पावर n माइनस 1/a की पावर n बराबर 0 होगा। यहाँ पर दोस्तों ना जब 2 है तो a बराबर 1 रख के पुट कर दीजिए तो वहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 18 के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखाई दे। तो यहाँ पर हमें a प्लस 1/a बराबर -2 दिया गया है। तो दोस्तों -2 दिया गया है तो हम वहाँ से जो मैंने यहाँ पर हल किया था आपको फिर बता दे रहा हूँ। तो a प्लस 1/a बराबर -2 दिया गया है तो ये जो है प्लस हो जाएगा, -2 ये जो है प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -2 दिया गया है तो लेफ्ट में लाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा तो यहाँ पर a प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर -1 प्राप्त हमें होगा। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो a बराबर -1 प्राप्त हुआ हमें, तो a की पावर n बटे 1/a की पावर n बराबर 2 होगा। यदि n सम है तो -1 की पावर यदि सम करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा, विषम करेंगे तो -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि -1 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यदि एक पावर सम है एक पावर विषम है तो हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिया भी गया है कि a प्लस 1/a -2 के बराबर है तो a की पावर m प्लस माइनस 1/a की पावर m बराबर होगा माइनस टाइम्स a की पावर m प्लस माइनस 1/-a की पावर n। ठीक है, तो यदि पावर सम होती है m के मान n मान सम है तो मान सम है तो -1 की पावर 1 होगा, तो 1 होगा, ऐड करने पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो यहाँ पर देखिए तो प्लस माइनस का मतलब हमें यही बताता है कि यदि एक पावर m यहाँ पर प्लस लेते हैं तो यहाँ पर भी हम प्लस लेंगे, यदि माइनस लेते हैं तो यहाँ पर माइनस लेंगे। हम मान लेते हैं कि प्लस लिए हैं तो यह जो यहाँ पर हम प्लस लेंगे। तो हम मानते हैं ये भी माने हैं कि m + 1 इवन है, सम है, तो a की पावर इवन 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर। तो इस प्रकार से यदि यही सिर्फ आपको पता है तो इस टाइप के सवाल को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नियम नंबर 20 के बारे में। नियम नंबर 20 हमसे कह रहा है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc हमेशा a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca के बराबर होता है। ओके, तो दोस्तों मैंने पीछे पढ़ा था कि इससे कई फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। मैंने पीछे पढ़ा था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब नहीं, a प्लस b प्लस c का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, यदि हम यहाँ पर 2 टाइम्स ab नहीं 3 टाइम्स ab 3 टाइम्स bc 3 टाइम्स c रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो हमें घटाएंगे तो जितने हमें ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी करना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इस प्रकार भी ले सकते हैं कि यहाँ पर 1/2 से
2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं सिर्फ इतने पोर्शन में। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ए स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर 2 टाइम्स सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी 2 टाइम्स सी ए 1/2 से मल्टीप्लाई करे हैं तो भाग भी करना होगा क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ से हम इसे ले सकते हैं ए माइनस बी का वर्ग बी माइनस सी का वर्ग सी माइनस ए का वर्ग। आपको पता होगा ये कहाँ से आया, तो इसे भी आपको याद रखना। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए यदि 3 संख्याएं हैं, ए माइनस बी का वर्ग बी माइनस सी का वर्ग सी माइनस ए का वर्ग बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ पर यह जो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आपस में बराबर होते हैं तभी 0 संभव है, अन्यथा 0 संभव नहीं है। क्योंकि यदि संख्या माइनस होती है तो वो भी तभी पॉजिटिव है, यदि पॉजिटिव है तो तभी वह कुछ संख्या आती है। तो 1 से 0 होना पड़ेगा 0 होने के लिए। तो चलिए रूल नंबर हम 21 के बारे में जानते हैं कि यदि यही बता रहा है कि यदि ये 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई किसी संख्या में 0 हो जाएगी। तो हमें बच जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस में 3ab है तो राइट में +3ab आ जाएगा। सिर्फ यही में बता रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3ab हो जाएगा यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ओके, या फिर ए बराबर बी बराबर सी। यदि ए बराबर बी बराबर सी प्राप्त हो गया तो हमें यहाँ से 3 टाइम्स ए स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ए स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, सही तो है। तो चलिए हम अगले रूल पर जानते हैं। अगला रूल हमें कह रहा है कि ए स्क्वायर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab सी बराबर होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, 1/2 आगे लिख दिया है, बराबर होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का वर्ग बी माइनस सी का वर्ग सी माइनस ए का वर्ग। अरे यार, परिवर्तन क्या किया है? परिवर्तन तो इसमें क्या परिवर्तन कोई है दोस्तों? इसमें इतना लेकर और फिर यहाँ से इतना लेकर एग्जिटिव लिख दिया है, इसका कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। तो एक करंट पब्लिकेशन बुक की एक मिस्टेक हमें फाइंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी को 0 होना पड़ेगा, तब ये भी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है और सी बराबर ए है, यानी कि ए बी सी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए रूल नंबर हम जानते हैं। नियम आपको यह याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी बी सी सी ए, यदि ए बी सी आपस में बराबर हैं। ठीक है, ए बी सी आपस में बराबर है, यहाँ तो 3 टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा। ये तो यार वही बात हो गई जो सभी को पता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सबसे पहले तो हमें जूम आउट करना होगा, अब जूम इन करना होगा। लगता है ज़्यादा ही जूम हो गया। तो दोस्तों रूल नंबर आपको 23 है, युगांतरानुपात कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो दोस्तों युगांतरानुपात और अंतरानुपात, युगांतरानुपात ही कहते हैं, इससे कोई बात नहीं। तो आपको इस रूल को याद रखना है, ये रूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि हमें 2 रेशियो दिए गए हैं
कि यदि दो रेशियो आपस में बराबर हैं, A/B बराबर C/D, यह हम लोग उसमें भी पढ़े थे। और रेशियो जो प्रोपोर्शन चैप्टर था हम लोग उसमें भी यह पढ़े थे कि यदि A+B P+C है, यदि हम हर को अंश में जोड़ें, ठीक है, और यह जो कंपोनेंडो में था और डिविडेंडो में हम हर में माइनस करते थे, यदि इसमें भी C में हम अंश को जोड़ते थे, ठीक है, तो यहाँ पर A+B, यहाँ पर C+D प्राप्त हो जाएगा। और हम हर को नीचे घटाते थे, हर में अंश में से हर को घटाते थे, यहाँ से A-B C-D प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि A+B और A-B बराबर होगा C/D है, और तब क्या, तब A/B क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा C+D इंटू C-D, ठीक है। सिंपली यहाँ पर कुछ किया नहीं है, सिर्फ A/B कर दिया गया है, जो A/B है यहाँ पर लिख दिया गया है, और A का स्थान पर C और D का स्थान पर B कर दिया है, सिंपली उलट पुलट कर दिया है। तो उलट पुलट आपको करना बहुत ही बचपन से ही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर हम लोग 25 के बारे में जान लेते हैं। यदि कोई संख्या है, वह संख्या का स्क्वायर रूट हम n तक लेते हैं फिर, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, n होगी इंटू n+1 होगी, ठीक है, जहाँ x बराबर n इंटू n+1 है, ठीक है। तो उन संख्या से का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि वो संख्या सिर्फ गुणनखंड एक ज़्यादा होगा, जैसे 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे तो उसका जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही इस संख्या का अंत में रिजल्ट होगा। इसी प्रकार से यदि माइनस में यही है तो जो छोटी वाली संख्या होगी वही इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम रूल नंबर 27 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 27, ये तो थोड़ा सा कम ही दिखाई दे रहा है, परंतु कोई बात नहीं, आप तो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर 27 में बता रहा है कि यदि 3 संख्याएं हैं उनका योगफल का क्यूब करते हैं, यानी कि A+B+C का क्यूब, यह हमेशा A का क्यूब, B का क्यूब प्लस C का क्यूब। अब यहाँ पर दोस्तों ना ये प्लस है, प्लस 3 टाइम्स AB + BC + CA के बराबर होगा, ठीक है। तो A+B + C का क्यूब, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब प्लस 3 टाइम्स AB + BC + CA के बराबर होता है। तो इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन में सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन में कर रहे हैं, एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए रूल नंबर हम 28 के बारे में जानते हैं। 28 तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको इससे स्टार पॉइंट बना कर रखना है ताकि एग्ज़ाम के समय आपको याद रहे, ठीक। तो 28 पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि A की पावर 4 B की पावर 4 A² B² बराबर होता है A² B² + AB इंटू A² B² - AB, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक कोष्टक में A+B, एक कोष्टक में A-B, ठीक है। तो एक सूत्र कैसे ईजाद हुआ इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग A² AB + B², यहाँ पर देखिए A² को हम लोग A मान लिए हैं और AB + B² को हम लोग B मान लिए हैं। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो सके।
तो देखिए हमें ये सूत्र कहाँ से ईजाद हुआ, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर देखिए 2ab दोस्तों हैं, इसे हम तो पहले ऑन कर लेना। ये 2ab है, ठीक है, ये 2ab है। यदि इसमें से हम +2ab या -2ab करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह पर -a² + b² के स्थान पर +2ab हो जाएगा, ठीक है, प्लस टाइम्स 2ab और एक बार -2ab हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी ना। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ab² हो जाएगा, यहाँ पर a² भी है और यहाँ पर b² भी है, यहाँ पर भी a² है और यहाँ पर भी b² है, ठीक है। तो आप समझ जाइए, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए a⁴ b⁴ 2 टाइम्स a² + b² को हम लिख सकते हैं a² + b² का वर्ग, ठीक है, a² + b² का वर्ग और a² + b, यहाँ पर माइनस टाइम से बचा है तो माइनस, यहाँ 2 नहीं रहेगा यार, 2 क्यों मैं लगाते हैं, सिर्फ ab² रहेगा क्योंकि ab² जोड़े घटाए हैं। अब प्लस a² + b² पहले से था, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सिर्फ ab कवर हो जाएगा, यानी कि हमें बन क्या गया, हमारे पास बन गया, यह बन गया a² + b² का वर्ग, ठीक है, माइनस टाइम्स ab का वर्ग, ठीक है। अब हम पीछे मैंने पढ़ा ही है कि a + b का वर्ग क्या होता है, a + b का वर्ग होता है एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b। तो यहाँ पर एक कोष्ठक में a + b कर दिया है, यानी कि a² + b² + ab, तो a² + b² + ab, फिर एक कोष्ठक में a - b किया है, तो a - b करेंगे तो a² + b² - ab। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये आखिर में फार्मूला कहाँ से ईजाद हुआ। तो आपको इस पे यह ध्यान देना है कि यह जो फार्मूला है इसमें +2ab -2ab ऐड करके a² + b² टाइप का क्रिएट किया गया है, तब यह फार्मूला ईजाद हुआ है। यह जो फार्मूला है दोस्तों सीधे नहीं पूछ जाते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर हम 25 के बारे में जानते हैं। 25 हमें कह रहा है कि a और उसका व्युत्क्रम x के बराबर है, तो a³ उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x³ - 3x। यही जो मैंने पीछे पढ़ा था, रोज शायद 8 था, उसी का एक विशिष्ट रूप बोल सकते हैं, जहाँ पर एक वैल्यू दे दिया है a + 1/1, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 30 के बारे में जानते हैं। a माइनस उसका व्युत्क्रम x के बराबर है, तो a³ माइनस इसका व्युत्क्रम x³ 3ab हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने पीछे पढ़ा ही था कि a³ a - b³ बराबर होता है a³ - b³ -3 टाइम्स a - b, ठीक है। तो यहाँ से हमें a³ - b³ क्या प्राप्त हो जाएगा, a³ - b³ बराबर a - b³ + 3 टाइम्स ab कोष्ठक में a - b प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें a - b का स्थान पर किया है x है, तो यहाँ पर x³ + 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, नहीं याद है तो सीधे क्रिएट कर सकते हैं। आप इतना हमारे स्टूडेंट हैं तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बायोनोमियल सिद्धांत क्या है, ये दोस्तों कक्षा 11 का एक टॉपिक ही होता है। यदि कक्षा 11 में पढ़े हैं तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 या 3 बायोनोमियल थ्योरम था। इसमें यह ध्यान देना होता है ना कि 2 संख्याएं हैं, ये 2 संख्याएं समान होनी चाहिए। यदि रियल नंबर है तो रियल नंबर है होना चाहिए,
अगर वह इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर ही होना चाहिए, मतलब समान संख्याओं के बीच यह प्रयोग होता है। इसमें कोई दो संख्याएं हैं, उनकी पावर कितना भी कर लो, n तक कर लो, तो आखिर में वो होगा क्या? वह होगा NC0 एक पावर n। n से क्या है? कॉम्बिनेशन है। यदि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा क्या है। n वस्तुओं में से 0 वस्तु चुनने की संख्या क्या है, जो कि क्रम में ध्यान न रखा जाए। ठीक है, तो यही बता रहा है कि NC0 एक ही पावर n, यहाँ पर एक पावर n घटती है, बढ़ती है, और b की पावर घटती है, और दोनों का योगफल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर NC0 एक ही पावर n, b की पावर 0 है, b की पावर 01 होकर के लिखा नहीं गया है, परंतु ऐड करेंगे एक पावर n, b की पावर 0 का हमेशा 1 के बराबर होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर NC1 एक की पावर n-1, b की पावर n, NC2 एक की पावर n-2, b स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक पावर घट रही है तो b पावर घट रही है, इसी प्रकार डॉट डॉट NCn-1 हो जाएगा, b की पावर 1 हो जाएगा, और a की पावर 1, b की पावर n-1, अंत में NC1 a की पावर 0 हो जाएगा और b की पावर n हमें प्राप्त हो जाएगा। जहाँ n क्या है? एक धनात्मक संख्या है, तथा NCR क्या है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, तो रोल उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया गया है कि a प्लस बी का पावर 4 हमें याद करना है, क्या होता है हमें तो क्यों तक पता ही है, इस वीडियो मैंने बताया आपको, जो वही सूत्र पर रखेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो a की पावर 4 b की पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। यदि आप बाइनोमियल ट्रायंगल पता है ना दोस्तों, उसे आप लोग बड़ी आसानी से a प्लस बी की पावर कितना भी तक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि यदि पावर 7-8 तक ज्ञात करनी है तो वह हेल्पफुल होता है। यदि 100 तक ज्ञात करनी है, उससे ज़्यादा ज्ञात करनी है, तो बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करना पड़ता है। उसके द्वारा संभव होगा, परंतु बहुत ही टाइम लगेगा। तो चलिए हम जानते हैं, अलजेब्रा हुआ कंप्लीट। अब जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों ये अलजेब्रा की टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी वन शॉट में रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो चलिए इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक अलग एवं मुख्य शाखा है, किंतु प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे ज़्यादा कदा प्रश्न पूछ जाते हैं, किंतु इसमें द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल ज्यामिति में प्रारंभिक सरल प्रश्नों का अंक वृद्धि हेतु उपयोग है, यानी कि इसमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से अंक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों की व्याप्ति में जानते हैं कहाँ से प्रश्न आते हैं। सामान्यतः प्रश्न 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 बिंदु संरेख असंरेख होने की कंडीशन, किसी रेखा को विशिष्ट बिंदु द्वारा किसी दिए गए अनुपात में काटने संबंधित होते हैं। इसमें बेसिक ही आता है, नहीं कि 2D ज्योमेट्री है तो एडवांस में पढ़ लें। एडवांस में नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक ही पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि कोई बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए हम इसके पर हल करने का मूल मंत्र जान लेते हैं, किस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। तो हल करने का मूल मंत्र यही है कि निर्देशांक ज्यामिति की संकल्पना एवं उपयुक्त प्रकार के प्रश्नों संबंधित सूत्रों का अभ्यास प्रश्नों को हल करने में अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम जानते हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों थोड़ा सा इससे मैं जूम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चित्र भी दिया गया है ताकि आसानी से दिखाई दे। किसी बिंदु P यानी कि कोई बिंदु है P है कि निर्देशांक x, y हैं, तो x अक्ष को हम भुज कहते हैं। ठीक है, और y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। इससे ऑर्डिनेट भुज को एब्सिसा और y निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसे ध्यान देना है। x अक्ष द्वारा चली गई दूरी भुज, y अक्ष द्वारा चली गई भुज दूरी कोटि कहलाती है।
तो वृत्त का चतुर्थांश भाग जिसे कार्टेशियन भी बोल देते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, प्रथम चतुर्थांश में यक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यक्स अक्ष द्वारा चली गई दूरी, वाई अक्ष द्वारा चली गई दूरी सदैव हम धनात्मक लेते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग यक्स अक्ष द्वारा चली गई दूरी को ऋणात्मक तथा वाई अक्ष द्वारा चली गई दूरी को धनात्मक लेते हैं। और तृतीय में सभी ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ में यक्स धनात्मक होता है और वाई ऋणात्मक होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो सवाल हल करने में इसका अहम भूमिका है। तो कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कोई बिंदु है, यक्स कमा वाई है। तो यह दूरी जो होगी ना, यक्स अक्ष से ऊपर की दूरी, यक्स अक्ष से ऊपर की दूरी कोट की होगी और यहाँ पर यक्स अक्ष की ओर दूरी भुज होगी, यक्स निर्देशांक, ठीक है। तो किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। सबसे पहले हम यक्स अक्ष की दूरी चलते हैं, फिर वाई अक्ष की दूरी चलते हैं। जो बिंदु प्राप्त होता है यक्स कमा वाई प्राप्त होता है। इस पद्धति को हम लोग कार्टेशियन पद्धति कहते हैं। और एक पद्धति होता है ध्रुवीय पद्धति, किसी बिंदु को द्विविमीय में रिप्रेजेंट करने के लिए। एक क्या होता है, यहाँ पर हमें कोई बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग कार्टेशियन के ध्रुव से मिलाने वाला जो कोण होता है उसे हम थीटा लेते हैं, ठीक है। इसे हम थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो बिंदु होगा आर थीटा हो जाएगा और यह जो है यह अक्ष द्वारा चली गई दूरी यक्स, तो वाई अक्ष द्वारा चली गई दूरी वाई और यह थीटा है और इसके बीच की दूरी मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी वाई आर है। सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यह क्या है, यह एक ध्रुवीय रूप है। तो आपको इससे भी याद रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो नियम नंबर 1 के बारे में जानते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में। नियम नंबर 1 हमें क्या कहता है, नियम नंबर 1 कहता है कि किसी समतल में दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो लंबाई होगी वह उन बिंदुओं के बीच की दूरी Px1 तथा सबसे पहले हाईलाइटर ले लें, Px1 तथा Q x2 y2 के बीच की दूरी PQ क्या होगी, x2 माइनस x1 कर सकते हैं या x1 माइनस x2 कर सकते हैं, कुछ भी करिए क्योंकि ये वर्ग है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, आंसर राइट होगा। तो PQ के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होगा। यानी कि भुज का अंतर का स्क्वायर रूट ऑफ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ भुज का अंतर का वर्ग प्लस कोटि का अंतर का वर्ग। तो दोस्तों ये जो प्राप्त होता है हमें पाइथागोरस प्रमेय से ही प्राप्त होता है, ठीक है। कोई इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से जानते हैं नियम नंबर 2 के बारे में। नियम नंबर 2 हमें कहता है कि किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। यदि शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/2 यहाँ पर x1 लेंगे, ठीक है, y2 माइनस y3 रखेंगे, यह एक सर्कल के रूप में जाएगा, ठीक है। जैसे 2 से 3 है, फिर 3 से 1 आ जाएगा, फिर 1 से 2 आ जाएगा, प्लस x2 लेंगे, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 लेंगे, फिर यहाँ से y1 ख़त्म है तो y1 से y2 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसे डेल्टा के रूप में भी सारणिक के रूप में भी हल कर सकते हैं। यदि आपको सारणी हल करना आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। कक्षा 12 में
डिटर्मिनेंट था तो आप शायद पढ़े होंगे। हम इसमें क्या करते हैं, सारणिक में एक कॉलम में हम भुज को रख देते हैं और एक कॉलम में वाई यानी कि कोटि रख देते हैं, अंत में 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप किसी रो या फिर किसी कॉलम के सापेक्ष इसे प्रसार करिए और जो हमें प्राप्त होगा उसका आंसर होगा। तो चलिए, यदि ये तीनों बिंदु सरेंग हो तो डेल्टा का मान 0 होगा। ठीक है, यदि तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर है यानी कि संरेख है तो या फिर एक ही लाइन पर हैं तो उससे बना हुआ क्षेत्रफल 0 होगा। हमें यही कह रहा है। इससे भी काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए, स्टार पॉइंट है। तो चलिए रोल नंबर हम 3 के बारे में जानते हैं। बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक रूप में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्या होंगे? सबसे पहले तो हम भुज ज्ञात करते हैं, फिर कोटि ज्ञात करते हैं। भुज ज्ञात करने के लिए हम भुज लेंगे और कोटि ज्ञात करने के लिए कोटि लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो दूसरे बिंदु में हम m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 प्लस n1 nx1 प्लस m+1 y होगा, my2 प्लस ny बटे m+1 हो जाएगा। तो इसे याद रखिए। रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। यदि a x1 y1 b x2 y2 दो बिंदु हैं, यदि ए बी का मध्य बिंदु P है जिसमें P ए बी को 1:1 में विभाजित करता है यानी कि मध्य बिंदु बोल सकते हैं, तो P के निर्देशांक क्या होगा? बहुत ही आसान है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 मध्य बिंदु होगा। आप इस सूत्र के द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं, m1 के स्थान पर 1 रख दीजिए तो यही प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रूल नंबर 5 के बारे में हम जानते हैं। बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित करती है। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो दोस्तों ये जो ऊपर तो हमें पढ़ा था ना, ये अंतः विभाजित वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक रूप से विभाजित, ठीक है, और यह जो है बाह्य विभाजित है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। सिर्फ माइनस का प्लस के स्थान पर माइनस हो जाता है, m(x2) माइनस n(x1) बटे m माइनस n my2 माइनस ny1 बटे m-1 हो जाता है। चलिए रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इसके गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंट्रोइड के निर्देशांक क्या होंगे? तीनों भुज के जोड़कर 3 से डिवाइड कर दीजिए, कोटि की जोड़कर 3 से डिवाइड कीजिए तो उसका गुरुत्व केंद्र या फिर XY के निर्देशांक हो जाएंगे। तो चलिए रोल नंबर 7 के बारे में जानते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A है x1 y1 B है x2 y2 तथा C है x3 y3 है, तो इसके अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर का निर्देशांक क्या होगा? क्या है? A B C यदि भुजाएं हैं तो ax1 + bx2 + cx3 बटे a + b + c, और y निर्देशांक होगा ay1 + by1 y2 + cy3 बटे a + b। ये दोस्तों काफ़ी जेईई मेन में क्वेश्चन इस पर आधारित होते थे। यदि आपको पता होगा जेईई मेन एग्ज़ाम क्या होता है, जेईई मेन एग्ज़ाम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो आपको शायद तैयारी किए होंगे तो पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, परंतु एसएससी में बहुत ही कम चांस होता है कि पूछ लिया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा परंतु कम पूछेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब चलिए जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण क्या है। सरल रेखा व टेढ़ी मेढ़ी यानी कि कर्व है। तो दोस्तों सरल रेखा क्या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है? सबसे बड़े तो आपको यही जानना है। तो दोस्तों रेखा कई प्रकार होती हैं, जैसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिगजैग रेखा, सरल रेखा। सरल रेखा पूरा स्ट्रेट होती है, जो कोई भी बिंदु उसमें, हर बिंदु उसमें रहता है, न खाली नहीं रहता है, जिसमें प्रत्येक बिंदु में कोई दो बिंदु मिलाने पर वह टेढ़ी रेखा
कर्व पर होगी। ठीक है, तो दोस्तों यह तो हमें गलत लग रहा है, सरल रेखा और टेढ़ी मेढ़ी कर्व नहीं आ रहा है। कह रहा है कि सरल रेखा और टेढ़ी मेढ़ी कर्व जिसमें से प्रत्येक बिंदु में, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो उसमें रेखा बिंदु से ही बनी होगी। तो यदि उसमें से कोई दो बिंदु लेते हैं, दो बिंदु मिलाने पर वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर ही होगी। ऐसा ही दोस्तों कह रहा है। जैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसे हम प्रूव भी कर देते हैं। जैसे टेढ़ी मेढ़ी कोई रेखा है, इसमें से हम कोई दो बिंदु, यह बिंदु लेते हैं, यह बिंदु ले लेते हैं। यदि आपस में इसे मिलाएं तो देखिए दोस्तों, ये रेखा पर नहीं है, तो यह कह रहा है रेखा पर ही होनी चाहिए, वह इसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होगी। ठीक है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर नहीं है तो यह सरल रेखा नहीं है। यदि है तो जैसे यहाँ पर यार कहाँ हो गया, इसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सरल रेखा है। ठीक, टेढ़ी मेढ़ी रेखा मान लेते हैं, परंतु यहाँ पर कोई बिंदु दो लेते हैं, इसे मिलाते हैं तो यह रेखा पर ही बनता है। तो यह क्या है, एक सरल रेखा है। ओके, तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा घुमा कर दिया है, इसे सीधे दे देना चाहिए था। तो चलिए रूल नंबर 8 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 8 हमसे कह रहा है कि यदि एक बिंदु x1 y1 है तथा दूसरा बिंदु x2 y2 है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की स्लोप ढाल क्या होगी, ढलान होगा। ढलान को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर यम को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होगा y कोटि का अंतर बटे भुज का अंतर। ठीक है, तो आपको इससे भी ध्यान रखना है। चलिए रूल नंबर 9 के बारे में जानते हैं। दो बिंदुओं के ढाल है, दो रेखाओं के प्रवणता यानी कि ढाल यानी कि स्लोप m1 तथा m2 है, तो इनके बीच का कोण थीटा है। तो थीटा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 प्लस m2। m1 m2 का मतलब यही है कि दोस्तों वह कोण जो होगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दोनों में हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं 10 के बारे में, रूल नंबर 10 के बारे में। यह प्लस माइनस का अर्थ आपको समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, उन दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं 30 अंश है, परंतु अगर उसे हम एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो वह कोण क्या हो जाएगा, वह कोण 360 में 30 घटा दीजिए, 330 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लस माइनस का अर्थ यही है। तो नियम नंबर 3 के बारे में जानते हैं। नियम नंबर 3 यानी नियम नंबर 3 के बारे में जानते हैं। ढाल इंटरसेप्ट परिस्वरूप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक रेखा जिसका ढाल यम है, y अक्ष पर से इंटरसेप्ट काटता है, तो उस रेखा समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाता है। रूल नंबर 11, ये तो कक्षा 11 में था, पढ़े होंगे शायद। किसी ढाल प्रणाली पॉइंट स्लोप फॉर्म, दोस्तों कहेंगे तो इस पर एक नए चैप्टर, एक नई वीडियो ही बना देंगे जिसमें आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी किए रहेंगे। वह रेखाखंड जो x1 y1 बिंदु से होकर गुजरता है तथा उसका ढाल m है का समीकरण y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1 है। दोस्तों इसमें एक ढाल दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है, इसका समीकरण हमें फाइंड करना है। तो यह हो जाएगा, यदि दो बिंदु दिए गए हैं तो हमें वहाँ से दो बिंदु से ढाल प्राप्त हो जाएगा और एक बिंदु की सहायता से हम उस समीकरण को फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर y माइनस y1, एम के स्थान पर ढाल को हम दो बिंदु से ढाल प्राप्त कर लिए हैं, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो चलिए रोल नंबर हम 13 के बारे में जानते हैं, जिसे इंटरसेप्ट प्रणाली कहते हैं। उस रेखाखंड की समीकरण जो x अक्ष तथा y अक्ष में से क्रमशः a तथा b इंटरसेप्ट काटता है, उसका समीकरण होगा x बटे a y बटे b बराबर 1। तो रूल नंबर 14 क्या कहता है, सरल रेखा की सामान्य समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका ढाल स्लोप होगा
इसका ढाल क्या होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी से के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर यम क्या था, यम प्रवणता ही था, ठीक है। तो यम का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर एम एक्स प्लस सी से रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो यम के स्थान पर माइनस टाइम्स ए बटे बी हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम सेकंड रूल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि सरल रेखा की समान समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में से काटा गया इंटरसेप्ट क्रमशः होगा। तो एक्स द्वारा अंश काटा गया इंटरसेप्ट एक्स बाई ए माइनस टाइम सी बाई ए और वाई इस द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट पढ़ा था, तो इस फॉर्मेट में हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ए बी का मान ही क्या होगा, यक्स अक्ष क्रमशः यक्स अक्ष तथा वाई द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड होगा। तो चलिए रोल नंबर 15 के बारे में जानते हैं। किसी रेखा का सामान्य समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अतः अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सरल रेखा तथा इसके अंतःखंड के द्वारा बनाया गया है तो क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार होगा माइनस सी बाई ए, ऊंचाई होगा माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो आधार क्या होगा, आधार होगा यक्स द्वारा अंतःखंड और ऊंचाई होगा वाई द्वारा अंतःखंड, ठीक है। तो यक्स अक्ष क्रमशः यक्स अक्ष वाई अक्ष के मल्टीप्लाई इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और क्षेत्रफल जानते हैं कि वर्ग इकाई में नापा जाता है तो वर्ग इकाई लगा दीजिए। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से त्रिभुज के क्षेत्रफल को फाइंड कर सकते हैं किसी लाइन द्वारा घिरा हुआ। तो दोस्तों यहाँ से अलजेब्रा हुआ कंप्लीट। तो हम यहाँ से अब इसे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो विदाउट एनी डिले दिस चैप्टर इज स्टार्टेड।